हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। आखिरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको यूज करके टू कंट्रीज के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंकर्ड की जाती है उन सबको उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट मींस दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हमें डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और उन डिफरेंट अकाउंट्स की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट कितनी रहती है। इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री को अमाउंट रिसीव करनी है किसी दूसरी कंट्री से या फिर उसको वो अमाउंट पे करनी है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर हम टू या मोर देन टू कंट्रीज के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए एक पर्टिकुलर कंट्री है, सपोज इट इज इंडिया। इंडिया अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है तो उसको अकाउंट्स प्रिपेयर करके उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है ताकि वो ये फाइंड आउट कर सके कि एट लास्ट हमें पेमेंट रिसीव करनी है, हमें अमाउंट रिसीव करनी है किसी दूसरी कंट्री से या फिर हमें अमाउंट पे करनी है। इंडिया अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है तो उसको रिकॉर्ड करना होता है। यहां पर हम लिख देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बेसिकली इसमें क्या आ जाता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। या तो इंडिया इंपोर्ट करेगा, मतलब सामान कोई प्रोडक्ट फॉरेन से मंगवाएगा, या फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा यानी कोई प्रोडक्ट फॉरेन को सेल करेगा। इन दैट केस हमें ये अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने होते हैं और ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं ये टोटली डिपेंड करता है अकाउंटेंसी के ऊपर। अकाउंट्स आपको पता है कैसे हम मेंटेन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाते हैं। सिंपल है, आपने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कैश इनफ्लो हो रही है या फिर आउटफ्लो हो रही है। अगर तो कैश इनफ्लो हो रही है तो वो हमारी पॉजिटिव साइड होगी, यानी अगर हमारे पास कैश रिसीव हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो आउटफ्लो हो रही है तो उसको हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? नेगेटिव साइड। इन दोनों ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड आउट कर लेना है कि हमारी इनफ्लो हो रही है या फिर आउटफ्लो हो रही है। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, अगर इंडिया कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट करता है, इन दैट केस इंडिया को पेमेंट करनी पड़ेगी यानी उसका क्या होगा? आउटफ्लो। इंपोर्ट का मतलब है कैश का आउटफ्लो होना, इसलिए उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? नेगेटिव साइड। और नेगेटिव साइड आपको पता है कौन सी होती है? डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये आपको रूल पता होगा जो आप +1 में करके आए हो। सेकेंडली, अगर इंडिया फॉरेन को कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, कोई प्रोडक्ट सेल करता है, इन दैट केस इंडिया को अमाउंट रिसीव होगी, करेंसी रिसीव होगी, तो वो क्या है? इनफ्लो। ये हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? पॉजिटिव साइड। और पॉजिटिव साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। ये सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता लग गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर हम एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती है उनको रिकॉर्ड करते हैं। और वो ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए? इकोनॉमिक नेचर की। इकोनॉमिक नेचर की ट्रांजैक्शन का मतलब है उसमें मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो क्रेडिट पर हो, चाहे वो ऑन द स्पॉट अमाउंट पर हो, यानी उधार पर भी हो सकती है, फ्यूचर में भी पेमेंट मिल सकती है, लेकिन मनी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, वैल्यूज का एक्सचेंज होना चाहिए, समथिंग इन कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किसी को गिफ्ट दे देते हो
तो वो इसमें अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो सिंपल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, ऐसे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना जिसमें दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करती है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमें यह बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं इन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो फर्स्ट हमारे पास आता है करंट अकाउंट और सेकंड हमारे पास आता है कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये एक ही अकाउंट है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं और कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हमें करंट अकाउंट क्या होता है और इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो अंडरस्टैंड करना है, और सेकेंडली कैपिटल अकाउंट क्या होता है और इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। सो फर्स्ट हमारे पास आता है करंट अकाउंट। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। सो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें बेसिकली 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट हमारे पास आती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सेकंड हमारे पास आती है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, और थर्ड हमारे पास आते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। सो करंट अकाउंट में ये 3 नेचर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। गुड्स का यहाँ पर मतलब क्या है टेंजिबल प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो विजिबल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनकी प्रेजेंस को भी फील किया जा सकता है। सो ऐसे गुड्स जो विजिबल हैं, जो टेंजिबल इन नेचर हैं, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स जिस प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो। यहाँ पर कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हो और आपने क्लॉथ्स का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया है, इन दैट केस उन सभी ट्रांजैक्शंस को हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, करंट अकाउंट में। दूसरी तरफ अगर आप कोई मशीनरी परचेज करते हो क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है क्योंकि उस मशीन को आप यूज करोगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। सो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर आप क्लोथ्स परचेज करते हो उनको रीसेल करने के लिए, इट मीन्स वो आपकी गुड्स हैं जिसको आप ट्रेड कर रहे हो, यानी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, इन दैट केस वो कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी, करंट अकाउंट में। जिसमें से फर्स्ट हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और गुड्स का मतलब यहां पर क्या है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स। और टेंजिबल का मतलब क्या होता है, विजिबल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि विजिबल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। सो अगर आप गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो उसको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें इनफ्लो आएगा, यानी कैश हमारे पास आएगी। इट मीन्स उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइड, और पॉजिटिव साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव साइड रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे। और वो कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। इन द सेम वे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बस डिफरेंस इतना है, सर्विसेज ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इनविजिबल हैं, जो इनटेंजिबल इन नेचर हैं, जिनकी प्रेजेंस को हम फील तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय द बैंक। जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं बैंक्स या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, उसको हम फील कर सकते हैं कि हमें इंश्योरेंस मिली है, लेकिन उस इंश्योरेंस को हम टच नहीं कर सकते। सो ऐसे प्रोडक्ट्स जो इनविजिबल हैं, इनटेंजिबल हैं, उनको भी करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहां पर हम लिख देते हैं इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स।
और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इनविजिबल गुड्स, जिनको हम सर्विसेज बोलते हैं। सो इसमें भी सेम वही एग्जांपल है, अगर हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर इंडिया किसी फॉरेनर को कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इन दैट केस उसको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा और इंडिया को इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव होगा। सो ये कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, पॉजिटिव साइड। और पॉजिटिव साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन से कोई सर्विसेज मंगवाते हैं, इन दैट केस हमें पेमेंट करनी होगी, इट मीन्स नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे। और नेगेटिव साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को हम और क्या कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं जो कि करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम इसको बोल सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वन साइडेड ट्रांसफर। वन साइडेड ट्रांसफर का मतलब क्या है, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री की तरफ ट्रांसफर तो की जाती है, लेकिन समथिंग इन कंसिडरेशन उसमें नहीं होता, हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया सेंड करता है कोई गिफ्ट दूसरी कंट्री को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, इन दैट केस क्योंकि ये गिफ्ट है, गिफ्ट के रिटर्न में कोई पेमेंट तो रिसीव नहीं होती, इसको हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, सिंगल साइडेड ट्रांसफर या फिर वन साइडेड ट्रांसफर। इसको भी हमें करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना होता है। सिंपल है, अगर आप फॉरेन को कुछ सेंड करते हो, यानी आप पेमेंट कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सो ये आउटफ्लो है कैश का, इसको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड। दूसरी तरफ अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया की तरफ कोई गिफ्ट आता है, कोई सिंगल साइडेड ट्रांसफर आती है, कोई फॉरेन में आपका मेंबर है जो आपको पेमेंट सेंड कर रहा है, इन दैट केस वो आपके लिए इनकम है यानी इनफ्लो है, इसलिए उसको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, पॉजिटिव साइड, इट मींस क्रेडिट साइड। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियोस अपलोड की जाएं तो उनका लिंक आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब हम करंट अकाउंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसी में हमने एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर्स की ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से या तो एसेट हमारी इंक्रीज डिक्रीज हो रही हो या फिर लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज डिक्रीज हो रही हो। और इसकी एग्जाम्पल भी हमने दी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हो और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने एसेट एक्वायर की है किसी फॉरेन कंट्री से, तो इन दैट केस आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है जिसको यूज करके आप क्लॉथ मैन्युफैक्चर करोगे। तो ये सभी ट्रांजैक्शंस कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसको हम एक सेपरेट अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम बेसिकली टू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सी आती है, या तो एसेट हमारी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। सेकेंडली, या तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। सो अगर एसेट या फिर लाइबिलिटी में कोई भी चेंज आता है, यानी इंक्रीज डिक्रीज या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, इन दैट केस उसको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके लिए सेपरेट अकाउंट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और उसको हम कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे करंट अकाउंट को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास आता है लोन। लोन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी हो सकता है
और गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, जिसको हम ऑफिशियल लोन्स बोलते हैं। सो अगर प्राइवेट सेक्टर लोन एक्वायर करती है या फिर लोन लेंड करती है तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है उसको? कैपिटल अकाउंट में। सेम वे अगर कोई गवर्नमेंट लोन एक्वायर करती है या फिर लेंड करती है उसको भी हमें कहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है? कैपिटल अकाउंट में। सिंपल है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है बोरोविंग्स, और सेकंड हमारे पास आता है लैंडिंग। इट मींस प्राइवेट सेक्टर या तो लोन बोरो कर सकती है किसी दूसरी कंट्री से। अगर प्राइवेट सेक्टर ने बोरोविंग्स की है, किसी दूसरी कंट्री से लोन एक्वायर किया है, इन दैट केस लोन की अमाउंट उनको रिसीव होगी। इट मींस ये इनफ्लो है, कैश उनके पास रिसीव हो रही है। सो क्योंकि ये इनफ्लो है इसलिए इसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? पॉजिटिव साइड यानी कि क्रेडिट साइड। दूसरी तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर ने लोन लेंड किया है, किसी दूसरी कंट्री को लोन दिया है, इन दैट केस क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है इसलिए इसको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट साइड। सेम सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ भी होती है। गवर्नमेंट या तो लोन बोरो कर सकती है या फिर लेंड कर सकती है। अगर गवर्नमेंट लोन बोरो करती है तो उनके पास कैश रिसीव होगी जिसको हम पॉजिटिव यानी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर गवर्नमेंट लोन लेंड करती है, किसी थर्ड पार्टी को लोन देती है, इन दैट केस उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? नेगेटिव साइड। क्यों नेगेटिव साइड? क्योंकि लोन की अमाउंट हमें उनको देनी पड़ेगी तभी हम उसको लेंडिंग बोलेंगे। सो ये सिंपल सिचुएशन है। अब इसको हम और इलेबोरेट करें तो सिंपल है। अगर प्राइवेट सेक्टर ने लोन बोरो की है तो पे भी करना होगा। इट मींस अगर प्राइवेट सेक्टर बोरो की हुई अमाउंट की रीपेमेंट करती है, इन दैट केस रीपेमेंट करते हुए कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा, हमें पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। सो क्योंकि पेमेंट वापस करनी है इट मींस इसको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? नेगेटिव साइड। और नेगेटिव साइड क्या मतलब होता है? डेबिट साइड। सो ये डबल इफेक्ट है। जब आपने लोन एक्वायर किया था, बोरो किया था, तब तो आपको कैश मिल रही थी इसलिए क्रेडिट साइड। लेकिन अगर लोन एक्वायर किया है, बोरो किया है तो वापस भी करना होगा, इसलिए जब आप रीपेमेंट करोगे लोन की तब नेगेटिव साइड, डेबिट साइड। लैंडिंग में इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब आपने किसी को लोन दिया था, इन दैट केस आपसे पेमेंट की आउटफ्लो हो रही थी इसलिए आपने नेगेटिव साइड इसको रिकॉर्ड किया यानी डेबिट साइड। लेकिन जिस पार्टी को आपने लोन दिया था, जब वो पार्टी आपको रीपेमेंट कर देगी तब आपको अमाउंट रिसीव होगी। इन दैट केस उसको आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे? पॉजिटिव साइड यानी क्रेडिट साइड। सो सेम सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ भी अप्लाई होती है इसलिए सेम यहां पर भी रूल अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट लोन्स में आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोन्स जो है वो 2 वे से एक्वायर किए जा सकते हैं। उसको भी हम इलेबोरेट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ लोन या फिर लोन कैसे एक्वायर किए जा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल बोरोइंग्स। सेकेंड हमारे पास आता है बोरोइंग्स एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस यही है कि अगर आप मार्केट रेट पर लोन एक्वायर करते हो तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बोरोइंग्स। सो मार्केट रेट अगर 10% चल रहा है तो इंटरेस्ट रेट 10% लगेगा। सो ये हमारे पास है मार्केट रेट। लेकिन अगर आपको मार्केट रेट से कम लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट कम लग के लोन मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोरोइंग्स एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से आपको इंटरेस्ट रेट अगर कम पे करना पड़ जाए, 10% की बजाय अगर 5% पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, तो वो कौन सा लोन है? बोरोइंग्स एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। सो बेसिकली आपको ये रिमाइंड रखना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर बोरो करती है तब उसको कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर लेंड करती है तब उसको कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है।
सेम वे अगर गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल बोरोविंग्स करती है, गवर्नमेंट बोरोविंग्स को हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल बोरोविंग्स। सो अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसको हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वो लेंड करती है तब हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बस आपको इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सप्लेनेशन इजी वे में दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में करती है तो हम उसको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, और अगर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर भी हमें इनफ्लो और आउटफ्लो ही चेक करना है। सिंपल है, अगर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, इन दैट केस क्योंकि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है सो आउटफ्लो होगा कैश का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब इंडिया अपनी कैश सेक्रीफाइस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के किसी मेंबर को, किसी इंडिविजुअल को फॉरेन कंट्री के बिजनेस में 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 10,000 पे करना होगा। सो जब 10,000 हम इन्वेस्ट करेंगे यानी पे करेंगे तो ये कैश का आउटफ्लो होगा। सो आउटफ्लो को हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड। सेकेंडली, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, इन दैट केस इंडिया को अमाउंट रिसीव होगी, क्योंकि अमाउंट इनफ्लो हो रही है, रिसीव हो रही है, इसलिए इसको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, पॉजिटिव यानी क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्दर 2 टाइप्स की हो सकती है। जैसे लोन्स हमारे 2 टाइप्स के थे, फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सेकंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो पोजेशन है वो भी आपको मिल जाती है और जो राइट है वो भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के किसी मेंबर ने ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस परचेज किया है और वो पूरा का पूरा बिजनेस उसी का है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस केस में जो पोजेशन है वो भी इंडिया के हाथ में आ जाएगी, यानी पूरा का पूरा बिजनेस उसका है, और सेकेंडली जो उसको चलाने की पावर है, जो राइट है, जो अथॉरिटी है, वो भी इंडिया के पास आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो लेकिन पावर आपके पास नहीं आती, पोजीशन भी आपके पास नहीं आती। इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे आपने शेयर्स परचेज किए, अगर इंडिया ने यूएसए की किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं तो इन दैट केस वो शेयर्स जब परचेज किए जाते हैं तो शेयर्स को परचेज करने के बाद परचेजिंग पावर उनके हैंड्स में नहीं आती। सिंपल है, अगर इंडिया ने यूएसए के कोई शेयर्स परचेज कर लिए 10,000 की तो ये इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी है 10,000 की, लेकिन बदले में ये नहीं है कि पूरी कंपनी की पावर आपके पास आ चुकी है, आप पूरी की पूरी कंपनी को रन कर सकते हो, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट की है। इस केस में पावर आपके पास भी नहीं आई और पोजीशन भी आपके पास नहीं आई। सो ये 2 बेसिक डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट जिस मर्जी नेचर की हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंडिया इन्वेस्ट करता है तो नेगेटिव साइड क्योंकि आउटफ्लो होता है, और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव यानी क्रेडिट साइड। सो अब थर्ड और लास्ट कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का हमारे पास आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज वो रिजर्व्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास मेंटेन करके रखती है। फॉरेन रिजर्व्स का मतलब यहां पर क्या है, फॉरेन कंट्रीज की करेंसीज। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज की करेंसीज को अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखता है, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट की जा सके। इसमें भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मेजर रोल प्ले करता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको हम कैपिटल अकाउंट में इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि फॉरेन जो रिजर्व्स हमारे पास होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज की करेंसीज हमारे पास होती हैं, वो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स होती हैं जिसको यूज करके हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सेटल करते हैं। इसमें भी सिंपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की।
इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो इंपोर्ट के केस में इंडिया को पेमेंट करनी होती है, और वो पेमेंट किस वे में की जाएगी, उनकी फॉरेन करेंसीज में। सो अगर इंडिया फॉरेन कंट्री से कुछ मंगवाता है, कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ परचेज करता है, इन दैट केस इंडिया को पेमेंट करनी होगी उनकी ही करेंसी में। सो अगर इंडिया को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी तो रिजर्व बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास जो भी रिजर्व होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आउटफ्लो होगा। सो इन दैट केस ये हमें कहां पर रिकॉर्ड करना होगा, नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड। सो अगर हम फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी डिक्रीज हो जाती है। यहां पर हम पेमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम करेंसी की बात कर रहे हैं, जो करेंसी हमारे पास, जो करेंसी सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखी होती है। सो फॉरेन करेंसी जो आरबीआई के पास अवेलेबल है उसमें से हमें पेमेंट करनी है तो हमारी ये नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए डेबिट साइड। दूसरी तरफ अगर हम फॉरेन को कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, सो अगर इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें पेमेंट रिसीव होगी, और वो पेमेंट कौन सी करेंसी में होगी, उनकी अपनी करेंसी में होगी। अगर हम यूएसए को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या रिसीव होगा, अमेरिका का डॉलर। और वो अमेरिका का डॉलर जब हमें रिसीव होगा तो सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इट मीन्स ये इनफ्लो है करेंसी का, जिसकी वजह से हमें इसको कहां पर रिकॉर्ड करना होगा, पॉजिटिव साइड यानी क्रेडिट साइड। सो आई होप ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंपोर्ट का मतलब है करेंसी की वैल्यू, करेंसी का रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ सेल करते हैं, इन दैट केस करेंसी हमें रिसीव होगी, तो करेंसी के रिसीव होने से हमारा रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव साइड यानी क्रेडिट साइड। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।